हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा होने वाला है इंग्लिश का और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन्फरेंसेस क्या होते हैं और कुछ फैलिसीज, टाइप्स ऑफ फैलिसीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आपके रीड के एग्जाम में इंग्लिश के अंदर जिन भी लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया हुआ है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। लैंग्वेज 1 में ये आपका नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। आपके अगर आप एग्जाम आपने अगर देखा हो तो 3 क्वेश्चन जो है अभी तक रीड के एग्जाम में 2017 में 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग लेवल में और एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2015 के पेपर में। तो आपके जो 3 क्वेश्चन है वो फैलिसीज से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ फैलिसीज होती हैं, फैलिसीज क्या होती हैं, इनके बारे में एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तो आप यहाँ पर आपके एग्जाम में अगर फैलिसीज से एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक पे हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। बाकी जो अदर वीडियोस होंगी उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी लिंकिंग डिवाइसेस और जो अदर टॉपिक रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो, इन्फरेंस का मतलब बेसिकली होता है कुछ इन्फर करना, किसी मीनिंग को फाइंड आउट करना। मतलब कि बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हो, कोई भी आप सेंटेंस पढ़ते हो, किसी भी लाइन को आप पढ़ते हैं, तो जब भी आप बिटवीन द लाइन पढ़ करके उसके मीनिंग को निकालते हो, अपना आइडिया लगाते हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जब लगाते हो, तो उसे हम इन्फरेंस करना या एन्फर करना कहते हैं। एन्फर का सीधा सा मतलब है कि आप कुछ लाइनें पढ़ के वो अर्थ निकालते हो जो उस लाइन में नहीं दिया। तो एक तरह से अर्थ निकालना, अपने अनुसार, अपने अनुभवों से जब आप अर्थ निकालते हो तो वो आपका इन्फरेंस होता है। ठीक है। सो इन्फरेंस और इन्फर इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज ऑफ टेक्स्ट बाय रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, वही चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन बिटवीन द लाइन नहीं दी हुई है, आप उसको पढ़ करके अपना एक अंदाज़ा, एक अर्थ निकालते हो, उसे हम इन्फरेंस करना कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फरेंस था। तो इन्फरेंस से आपके क्वेश्चन देखो कहाँ पे आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं फैलिसीज से। ठीक है, तो यहाँ पे फैलिसी क्या होती है अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फैलिसी देखो क्या है कि फैलिसीज are type of argument or expressions which are held to be invalid from or contain errors in reasoning। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो आप इन्फरेंस निकालते हो ना, अगर वो इनकरेक्ट हो, अगर वो गलत इन्फरेंस हो, मतलब आपने किसी चीज का अर्थ जो है वो गलत ले लिया, आपने किसी चीज का अर्थ गलत लगा दिया, तो उसे हम फैलिसी कहते हैं। फैलिसी का मतलब है कि एक तरह से फॉल्ट होना या किसी चीज में एरर हो रहा। ठीक है, जैसे कि हम जब बात करते हैं और अगर हमारी बातों पे कहीं ना कहीं, हमारी रीजनिंग में, हमारी तर्क क्षमता में अगर कहीं ना कहीं एरर हो, तो उसे हम फैलिसी का नाम दे देते हैं। मतलब कि आप गलती से, मिस्टेकनली क्या करते हो, गलत आर्ग्यूमेंट को आप प्रूव करते हो, और कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हमारे होते हैं जो कि जिनमें कहीं ना कहीं कोई एरर पाया जाता है जो शायद इनवैलिड होता है, उसे हम फैलिसी कहते हैं। ठीक है, अगर गाइज आप लोगों को ये अभी भी समझ नहीं आया है तो ये समझ आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इनके टाइप्स को डिस्कस देखोगे, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको फैलिसी का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फैलिसीज के टाइप्स देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो भी यहाँ पे मैंने बोला है, एरर्स एंड जो इनकरेक्ट इन्फरेंस है, ये सब होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ फैलिसी में आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस में फैलिसीज दी हुई हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फैलिसीज जो है वो बहुत सारी हैं। मतलब कि आपके 20 to 30 फैलिसीज हैं। तो इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना जो आपके एग्जाम में आपने देखा है। ठीक है, तो पहला फैलिसी हमारा है फैलिसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है कि ये कब होता है कि जब हम क्या करते हैं ना कि इट अराइजेस व्हेन somebody in first that something applies to the whole because it is true of part of the whole। देखो अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा देखो समझना। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बात, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं कि कोई भी बात अगर आपके किसी पार्ट पे अप्लाई होती है, ठीक है, मतलब कि किसी एक चीज पे अगर कोई चीज अप्लाई होती है तो वो अब आपकी सारी चीजों पे अप्लाई होती है। समझ गए?
फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में हम क्या करते हैं कि हम ऐसी बात कह देते हैं कि भाई जो बात किसी एक व्यक्ति के लिए सच है तो वो हम उसे कहते हैं कि भाई वो पूरे के पूरे होल के लिए भी सच हो, वो आपका फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, बिकॉज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कार आर लाइट एंड इजी टू कैरी देन द कार इटसेल्फ मस्ट बी लाइट एंड इजी टू कैरी। अब देखो इस एग्जाम्पल में फैलेसी ऑफ कंपोजिशन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कार, मतलब कि एक कार है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के हैं और उनको सारे जो पार्ट्स हैं ना छोटे छोटे, उनको कैरी करना बहुत आसान होता है। तो ये बात तो सच है, लेकिन अगली लाइन में लिखा हुआ है कि देन द कार इटसेल्फ मस्ट बी लाइट, मतलब कि जो कार है वो भी लाइट और ईजी होगा कैरी करने में। तो यहाँ पर क्या है कि आपने कहा कि अगर एक कार के कंपोनेंट्स इजी है, लाइट है, उन्हें कैरी करना आसान है, तो कार को भी कैरी करना, कार भी बहुत हल्की होगी, कार को भी कैरी करना आसान होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें एक एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें एक एरर दिखाई दिया कि यहाँ पर हम कार को तो नहीं कैरी कर सकते। तो ये आपका जो फैलेसी है एक तरह की, वो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब कि हम क्या कहते हैं ना कि जो चीज पार्ट्स के लिए सच हो, जो चीज एक पार्ट पे अप्लाई हो या एक पार्ट के लिए सच हो, वो होल के लिए भी सच हो, ये होता है कंपोजिशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इफ आई स्टैंड आई कैन सी बेटर, मतलब मैंने बोला कि अगर मैं खड़ी होती हूँ तो मैं बेटर देख सकती हूँ। मान लो कि मैं क्रिकेट देख रही हूँ और मैंने बोला कि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मेरे को सही सही दिखता है, तो मैंने बोला कि इफ वी ऑल स्टैंड वी कैन ऑल सी बेटर। अब मैंने बोला कि अगर मैं खड़ी होके सही देख सकती हूँ, क्लियर देख सकती हूँ ग्राउंड में, तो सभी के सभी जब खड़े हो जाएंगे तो वो भी क्लियर देख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक बंदा सही देख सकता है तो जरूरी नहीं है कि सारे बंदे जो है वो क्लियर देखने लग जाएंगे। अगर सारे ही खड़े हो जाएंगे स्टेडियम में तो देखना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी हमको, कौन सी यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, कंपोजिशन की। मतलब कि जो चीज एक पार्ट के लिए सच है जरूरी नहीं है कि वो हर किसी पे अप्लाई हो, वो होल के लिए भी क्या हो, सच हो। यही है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप, देखो इसका एक उल्टा होता है, उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। उसको भी देख लेते हैं। देखो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अभी हमने डिस्कस किया कि जो बात किसी एक विशेष के लिए सच हो उसका बाकियों के लिए सच मान लेना, ये होता है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब कि मैंने बोला कि मुझे अगर क्लियर दिख रहा है, यहाँ से ग्राउंड मुझे क्लियर दिख रहा है खड़े होने पे, तो मैं कहती हूँ कि सबको ही क्लियर दिख जाएगा। तो ये क्या है, ये गलत है कि भाई जो मेरे लिए सच है, एक के लिए सच है, वो सबके लिए सच नहीं हो सकता। तो ये आपका फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। ठीक है, अब फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होता है कि जो बात, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, यही चीज उल्टा कर दो कि जो बात सभी के लिए सच हो किसी एक विशेष के लिए सच मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ऑल जो भी शेक्सपियर का वर्क है, जो भी बुक है उनकी शेक्सपियर की, उनको रीड करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मैंने बोला। तो अब मैंने बोला कि जो रोमियो और जो जूलियट है, जो उनका ड्रामा है, वो भी हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये बात, ये जरूरी नहीं है कि अगर सबके लिए ये बात सच है तो किसी एक के लिए भी सच है। हो सकता है कि मैं एक दिन में उसको पढ़ डालूं। तो ये क्या है, फैलेसी ऑफ डिवीजन है, जहां पे हमारा होल टू पार्ट होता है। एंड फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब है कि जो एक व्यक्ति के लिए सच हो जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो सही ही होगा। ठीक है, सो गाइज आपके जो सिलेबस है रीच का, या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऑप्शन में आपका ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले फैलेसी की तरफ। दूसरा फैलेसी का टाइप है हमारा फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। अब ये इक्विवोकेशन वाली फैलेसी कौन सी होती है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे है, equivocation is sliding between two or more different meanings in a single word or phrase that is important to the argument। मतलब कि देखो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो दो वर्ड्स है, मान लो दो वर्ड्स है, अगर वो दो वर्ड्स जो है
हर दोनों मतलब एक आपने कुछ बोला उसमें आपके दो वर्ड्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं जिनका जो सेंस है या जो उनका अर्थ है वो अलग है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, तो कई बार वर्ड्स की वजह से, सेम वर्ड्स की वजह से, टू अगर आपके बोलने में सेम वर्ड्स हों उसकी वजह से जब हमारे जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। एक एग्जांपल देखते तब ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, कि गिविंग मनी टू चैरिटी इज द राइट थिंग टू डू। क्या बोला मैंने? कि गिविंग मनी टू अ चैरिटी इज द राइट थिंग टू डू, मतलब कि चैरिटी में पैसे देना बहुत एक अच्छी चीज है, राइट थिंग है। सो चैरिटीज हैव अ राइट टू आर मनी। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए है ना, राइट यहाँ पे और एक राइट यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पहले वाले राइट का मतलब क्या है कि भाई जो आपका सही है, इस वाले राइट का मतलब है जो गुड हो, जो अच्छा हो, उसे हम राइट कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सेकंड वाला अगर आप राइट देखो तो इसका मतलब होता है कि कोई अधिकार, ठीक है, कोई अधिकार, तो यहाँ पे गुड तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब आपका क्या हो कि दो वर्ड्स जब आप यूज करते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन हो जाती है हमारे समझने में या रीजनिंग में या लॉजिक लगाने में, उसे हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन कहते हैं। अब और एग्जाम्पल मैं देती हूँ थोड़े से, तब ज्यादा क्लियर होगा। देखो इसमें आप जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे उतना ही आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। देखो पहला, देखो अब और एग्जाम्पल है कि आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड, मतलब आई हैव द राइट to watch real world, therefore it is right for me to watch the show। अब देखो क्या यूज हुआ कि I have the right, मतलब मेरा अधिकार है कि मैं रियल वर्ल्ड देखूं, ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि therefore it is right। अब ये क्या है, दोनों राइट का मतलब दोनों ही सेंस में अलग है। अगर आप इसको हिंदी में समझोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे राइट का मतलब अधिकार हो सकता है, यहाँ पे इस राइट का मतलब है कि सही, जो सही हो, सही समय हो, राइट, therefore it's right for me, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके दो वर्ड जब बीच में कॉन्ट्रास्ट करें या अलग आपको मीनिंग समझ में आए, उसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। अगला देखो, अगला बहुत अच्छा एक है कि ध्यान से समझना इस वाले को, कि लॉजिक टीचर्स यू, ध्यान से समझना, ठीक है। कह रहा है कि लॉजिक टीचर्स यू हाउ टू आर्ग्यू, मतलब जो लॉजिक होता है, लॉजिक का मतलब है कि तर्क जो है वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से किसी से आर्ग्यू करना है, किसी से बात करनी है, आर्ग्यूमेंट करना है, ठीक है। अगला है पीपल आर्ग्यू एंटायरली टू मच, देयरफॉर वी डोंट नीड टू टीच पीपल लॉजिक। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि जो लॉजिक है वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें आर्ग्यू कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अगली लाइन में कह रहा है कि पीपल आर्ग्यू एंटायरली, मतलब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसीलिए हमें जो लॉजिक पढ़ाने की, सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो आपका एक तरह से जो आर्ग्यू है, ठीक है, वो अलग सेंस में यूज किया गया है, ठीक है, समझ गए। मतलब कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब अलग हो सकता है। तो जब आपके किसी भी एक सेंटेंस में आपके दो वर्ड्स हों जिनका एक अलग ही मीनिंग आपको दिख रहा हो, वहां पे आपका इक्विवोकेशन हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल है कि प्रोफेसर कुमार इज वेरी बैड प्रोफेसर, ही मस्ट देयरफॉर बी अ वेरी बैड पर्सन। अब यहाँ बैड वर्ड का यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है, यहाँ पे एक आपकी फैलेसी है, एक यहाँ पे एरर है। एरर क्या है कि अगर मान लो कोई बैड प्रोफेसर है, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खराब है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बैड वर्ड है ना, उसका जो मीनिंग है वो अलग सेंस में यूज किया गया है। बैड प्रोफेसर होना टीचिंग में अलग है, और बैड पर्सन होना, इंसान गलत होना गलत है। जरूरी नहीं है कि वो एक गलत इंसान ही होगा। तो यहाँ पे बैड वर्ड जो आया है, यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर जो फैलेसी हमें दिख रही है वो है इक्विवोकेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो बैड टर्म है वो अलग सेंस में यूज किया गया है। इस वाले बैड का यूज किस में किया गया है? टीचिंग के सेंस में किया गया है। इस वाले बैड का यूज जो है वो मोरालिटी के सेंस में किया गया है। तो ये क्या है? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली फैलेसी देखते हैं, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन जो है इसे हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। मतलब कि जब आप किसी एक छोटे से एविडेंस के आधार पर कोई बहुत बड़ा कोई आप डिसीजन बता दो या कोई बड़ी चीज जनरलाइज
कर दो, उसे हम हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी चीज का कंक्लूजन निकाल देते हो बिल्कुल एक छोटे से एविडेंस के आधार पर। मतलब आपको अगर कोई चीज मालूम है तो आप उसको बोलोगे और उसको आप बड़े लेवल पे लागू कर दोगे, उसे हम हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अब आपको क्लियर होगा। जैसे माई फ्रेंड हैज बीन ईटिंग ओनली हैमबर्गर्स, पिज्जाज एंड फ्राइज फॉर 10 years and he has no health issues, therefore fast food is not unhealthy for you। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये एक हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि भाई अगर आपका फ्रेंड 10 साल से पिज्जा खा रहा है, फ्राइज खा रहा है या फास्ट फूड खा रहा है, फिर भी उसे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए भी या और किसी व्यक्ति के लिए भी अनहेल्दी ना हो। मतलब कि आपने यहाँ क्या किया कि आपके पास एक एविडेंस था, ठीक है, ये इसे हम एक एविडेंस मान सकते हैं। आपके सामने एक साइज, एक सैंपल था, एक आपके पास एग्जाम्पल या एक एविडेंस था, उसके आधार पे आपने क्या कर दिया कि भाई जो फास्ट फूड है वो सबके लिए ही जो है अनहेल्दी नहीं होगा, ये गलत है, आपने जनरलाइज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हैस्टी जनरलाइजेशन का है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अ मैन डाइड व्हाइल रनिंग द मैराथन। मतलब कि जो एक व्यक्ति है वो मैराथन में रनिंग करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। Therefore, मैराथन रनिंग इज डेंजरस। मतलब अगर एक व्यक्ति मैराथन में भागते भागते अगर उसकी मौत हो गई किसी रीजन से, तो जरूरी नहीं है कि मैराथन जो रनिंग होती है, जो रनिंग जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो डेंजरस ही होते हैं। तो आपने क्या कर दिया कि एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल एविडेंट के आधार पर आपने जनरलाइज कर दिया। ये है आपका हैस्टी जनरलाइजेशन। फिर है अगला, मैरीज हस्बैंड बीट्स हर। मतलब जो मैरी है उसका हस्बैंड उसे मारता है, तो मैन जो है वो ऑलवेज ऑप्रेस वुमेन। जरूरी नहीं है कि अगर एक कोई महिला है, अगर उसका हस्बैंड उसको मारता है या किसी तरह से उसका शोषण करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान या हर एक जो आदमी है, हर एक जो पुरुष है वो ऐसा ही होगा। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, हैस्टी जनरलाइजेशन का। जब आप छोटे से एविडेंस के आधार पर, सैंपल्स के आधार पर एक कंक्लूड कर देते हो, तो आपको क्या करना है गाइस, इनको समझना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा फैलेसी ऑफ फॉल्स एनोलॉजी। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, फॉल्स एनोलॉजी में क्या होता है कि आप देखो, सिंपल सी बात है, इसमें क्या करते हैं ना, हम किसी भी बात को कहते हैं तो हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है कि अगर किसी भी बात का, किसी चीज का कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि उससे बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, मतलब उनके अंदर जो है डिससिमिलैरिटी ज्यादा होती है, सिमिलैरिटी दिखाई ही नहीं देती, फिर भी आप उनको कंपेयर करते हो, उसे हम फॉल्स एनोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि इफ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून, कांट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। अब ये जो मैंने बात कही, देखो मैंने क्या कहा कि अगर हम किसी इंसान को चांद पे भेज सकते हैं, तो क्या हम एक कॉमन कोल्ड के लिए कोई क्योर या कोई इलाज नहीं ढूंढ सकते हैं? तो अब यहाँ पे क्या किया गया ना कि जो दोनों थिंग्स हैं, जो दोनों चीजें हैं, उन्हें कंपेयर किया गया। एक व्यक्ति का चांद पर जाना उसको कंपेयर किया गया है कि भाई कॉमन कोल्ड के बीमारी से या उसके इलाज से। तो यहाँ पर क्या है, क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? चांद पे जाना एक व्यक्ति का और एक कॉमन कोल्ड की दवाई या एक कॉमन कोल्ड का इलाज करना, दोनों में अ लॉट ऑफ डिससिमिलैरिटीज, बहुत ज्यादा यहाँ पे अंतर है। तो जब आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट में इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको यूज करते हो, जब दो चीजों का कंपैरिजन आप इस तरह से करते हो जो एकदम एक दूसरे से अलग होती हैं, दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, बेसिकली वो अलग होता है। मतलब दोनों का अगर आप देखें तो दोनों के विचार या दोनों का बैकग्राउंड ही बिल्कुल अलग है, तो इसे हम फॉल्स एनोलॉजी कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जैसे देखो, फर्स्ट है कि गन्स आर लाइक हैमर्स। अब इन्होंने कहा कि जो बंदूक होती है वो हैमर्स के जैसे होती हैं। हैमर्स मतलब हथौड़ा और गन्स मतलब आपको पता है बंदूक। दे आर बोथ टूल्स विद मेटल पार्ट्स दैट कुड बी यूज्ड टू किल समवन। अब इन्होंने कहा कि दोनों ही मेटल पार्ट्स के होते हैं, तो ये किसी को भी मार सकते हैं। तो देखो, एक हैमर में और एक गन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। हैमर और गन में बहुत ज्यादा डिससिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फॉल्स एनोलॉजी का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद अगला देखो क्या है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज देयर नोट्स एंड नोटबुक्स ऑन एग्जाम। इन्होंने कहा कि भाई जो छात्र हैं उनको अपने एग्जाम्स में नोट्स और टेक्स्ट बुक का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सर्जन्स गेट टू यूज एक्सरे एंड MRI इमेजेस ड्यूरिंग सर्जरी।
अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो एक्सरे और एमआरआई इमेजेस का यूज करते हैं जब वो सर्जरी करते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसीलिए जो स्टूडेंट्स है ना, उनको भी क्या करना चाहिए, अपने साथ नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना चाहिए एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है कि आपने कंपैरिजन किसका किया, एक स्टूडेंट के एग्जाम का सर्जन की सर्जरी से कर दिया। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा डिसिमिलर हैं। तो जब हम इस तरह से क्या करते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन करते हुए हम कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो हमारा फॉल्स एनालॉजी में आता है। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन आपके फॉल्स एनालॉजी से कुछ टाइप्स। यहाँ से आपके रीट के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप इजीली कर लोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है कि नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। इन्होंने कहा कि जो नॉइजी चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चे शोर करते हैं, वो एक रियल हेडेक है, एक हेडेक है। टू एस्पिरिन्स, एस्पिरिन्स क्या होती है, जो सरदर्द की गोलियां होती है उन्हें हम एस्पिरिन्स कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक, 2 एस्पिरिन्स विल मेक अ हेडेक गो अवे। मतलब जो 2 एस्पिरिन्स है ना, वो हमारे हेडेक को क्या कर सकती है, वो मतलब भगा सकती है हेडेक को। देयरफॉर, अब इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि देयरफॉर 2 एस्पिरिन्स विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे, मतलब कि जो एस्पिरिन्स है ना, वो नॉइजी चिल्ड्रन को भी भगा देंगी। तो ये कौन सा आपको फैलेसी दिख रही है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन का है, यहाँ पर फॉल्स एनालॉजी है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, या कंपोजिशन है। तो देखो यहाँ क्या कहा गया कि एक तो है कि नॉइजी चिल्ड्रन हमारे लिए सरदर्दी होते हैं। ठीक है, हमारा सिर दर्द हो जाता है जो बच्चे शोर करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो एस्पिरिन्स है ना, वो हमारे हेडेक को खत्म कर देती है या भगा देती है। तो ये जो आपका सिर दर्द है, हेडेक, ये वाला जो हेडेक है, ये आपके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, और जो ये वाला हेडेक है, ये आपके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक आपकी क्या है फैलेसी है, वो क्या है, इक्विवोकेशन। क्योंकि आपने यहाँ पे हेडेक वर्ड का यूज किया है, लेकिन हेडेक वर्ड का यूज यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। दोनों ही स्थितियों में हेडेक वर्ड का यूज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इक्विवोकेशन की फैलेसी यहाँ पर हमें दिख रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है पीपल डू हार्ड वर्क। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पीपल डू हार्ड वर्क, लोग जो है मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क जो है वो हमारी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। सो पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो ये अबव जो लाइंस है, ये इसमें कौन सी आपको फैलेसी या कौन सा एरर दिख रहा है? फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन है, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी है, इक्विवोकेशन है, या कंपोजिशन है? क्या कह रहे हैं कि लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क जरूरी है सक्सेस के लिए, सो पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो ये जो है आप, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब कि आपने कहा कि लोग हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, लोग हार्ड वर्क मेहनत करते हैं, मेहनत जरूरी होती है, तो जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग है। जरूरी नहीं है कि लोग हार्ड वर्किंग ही हो सारे। तो यहाँ पे जो आपने क्या कर दिया, एक जनरलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? ये फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन का। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पीपल हु बाय। अब ध्यान से समझना इसको, क्या है कि पीपल हु बाय स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स खरीदते हैं, आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु बेट ऑन हॉर्स रेसिंग। दे बोथ रिस्क देयर मनी विद लिटिल चांस ऑफ मेकिंग अ बिग प्रॉफिट। मतलब कह रहे हैं कि जो लोग जो हैं, जो स्टॉक्स खरीदते हैं, और जो लोग हॉर्स रेसिंग में, मतलब जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें जो शर्त लगाते हैं, वो दोनों ही डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, अपने पैसे को रिस्क पे लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये कौन सी यहाँ पे आपको एक गलती या कौन सा एक फैलेसी आपको नजर आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? हैस्टी जनरलाइजेशन होना चाहिए, फॉल्स एनालॉजी है, कंपोजिशन है, या इक्विवोकेशन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फॉल्स एनालॉजी। ठीक है, आपने देखो क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने कंपेयर किया। यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो कि जो स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जो आपने कोई माल खरीदा या आप कोई सामान खरीद रहे हो, एक तरह से वो आपका स्टॉक हो गया। तो जो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और जो लोग एक तरह से बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो स्टॉक्स खरीदना जो हम बेसिकली स्टॉक्स का आपका इकोनॉमी में आ जाएगा एक तरह से, और हॉर्स रेसिंग करना, बेट लगाना, शर्त लगाना अलग चीज होती है।
तो ये दोनों ही जो है बिल्कुल आपने क्या किया, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हो, बाकी दोनों का जो एक सेंस है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉल्स एनालॉजी कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है कि मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव टीम वाज एक्सीलेंट रिसर्चर, मतलब कि एक इन्वेस्टिगेटिव टीम है, उसका जो मेंबर है उसके जो, वो एक एक्सीलेंट रिसर्चर है। फिर आपने कंक्लूजन निकाला कि इट वाज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेट टीम। तो ये क्या है, ये है आपका कंपोजिशन, हैस्टी जनरलाइजेशन, इक्विवोकेशन या फॉल्स एनालॉजी। मतलब कि कहा कि अगर एक मेंबर एक्सीलेंट रिसर्चर है तो जो टीम है वो भी क्या है, एक्सीलेंट है। तो आपने कहा कि अगर मेंबर एक टीम है, उसका अगर एक मेंबर अच्छा रिसर्च करता है तो उसके जो सारे मेंबर्स हैं वो भी एक अच्छी टीम होगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर मान लो कि क्रिकेट का अगर हम एग्जांपल लें तो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर एक खिलाड़ी जो है वो 100 नंबर लगा के आया या 100 नंबर हमेशा मारता है, तो जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी ही अच्छा होगा, या जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छी है ना। अगर वहां पे एक के अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो जरूरी नहीं है कि वो सब पर अप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो अगर एक्सीलेंट रिसर्चर है, तो जो पूरी की पूरी टीम है ना वो भी एक्सीलेंट है, तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जो एक पार्ट के लिए बात सच है आप उसको एज अ होल पे जनरलाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जो बात एक चीज के लिए सही है वो सबके लिए सच हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक टीम का एक मेंबर अगर सही है, अच्छा है, या मेंबर्स अलग है, तो जरूरी नहीं है कि वो टीम हर चीज में अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से समझना क्या है कि द प्रीस्ट टोल्ड मी आई शुड हैव फेथ। प्रीस्ट मतलब कि पुजारी है, एक मंदिर के कोई पुजारी है, उन्होंने कहा कि आई शुड हैव फेथ, मुझे विश्वास रखना चाहिए भगवान में या जो भी है। माई सन विल डू वेल इन स्कूल दिस ईयर, माई सन डू वेल इन स्कूल दिस ईयर, देयरफॉर द प्रीस्ट शुड बी हैप्पी विद मी। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप, प्रिस्ट ने कहा कि आपको फेथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि आई हैव फेथ, यहाँ पे आई हैव फेथ आना चाहिए कि भाई मेरा जो सन है वो जो है अच्छा करेगा इस स्कूल में। आपको एक आशा है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको एक आशा है, उसको एक होप है, उसको एक फेथ है कि उसका जो सन है वो स्कूल में इस साल अच्छा करेगा। तो यहाँ कह रहा है लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस बात का कि द प्रीस्ट शुड बी हैप्पी विद मी। अब यहाँ पर ये वाला जो फेथ है और जो उसका बेटा अच्छा करेगा स्कूल में, इस चीज का जो फेथ है ना उस इंसान को, वो दोनों ही डिफरेंट है। इस वाले फेथ की बात हो रही है कि भाई पूजा पाठ मंदिर की बात हो रही है, इस वाले फेथ की बात हो रही है कि वहां पे उसका बेटा अच्छा करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीस्ट जो है वो उससे हैप्पी हो जाएगा। वो हैप्पी कैसे होगा भाई, जब बात ही अलग अलग हो रही है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा यहाँ पे आपको फैलेसी नजर आ रही है, कंपोजिशन की फैलेसी है, इक्विवोकेशन है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, या फॉल्स एनालॉजी है, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे किस वर्ड की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, फेथ की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा आंसर फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है। सो गाइज आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे होगा आई हैव फेथ, ठीक है। यहाँ माई सन के पहले आएगा आई हैव फेथ, ठीक है। आई हैव फेथ मतलब मुझे आशा है कि जो मेरा सन है, दैट माई सन विल डू वेल इन स्कूल। तो यहाँ जो फेथ है और यहाँ जो फेथ है, दोनों का जो मतलब है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ इक्विवोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे रीट में आपके बेसिकली नहीं पूछे गए हैं, यही आपके क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर, और हर बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना उसमें यही 4 टाइप आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी की टॉपिक भी जरूर मैं लाऊंगी। ओके, सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कैसा मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे पहली बार अगर आप है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।